नमस्कार विद्यार्थियों। साझेदारी की स्थापना तथा पंजीयन के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। भारतवर्ष में साझेदारी फर्म की स्थापना सदियों से होती रही है। फर्मों की स्थापना तथा उनका नियमन करने के लिए 1872 में संविदा अधिनियम में कुछ प्रावधान किए गए थे, किंतु कार्यप्रणाली की जटिलता को ध्यान में रखकर 1932 में पृथक साझेदारी अधिनियम बनाया गया। फिर भी उसमें भारत में साझेदारी फर्मों का पंजीयन अनिवार्य करने का प्रावधान नहीं किया गया था। यद्यपि 1933 में इस अधिनियम में संशोधन कर फर्मों के पंजीयन के संबंध में कुछ प्रावधान अवश्य कर दिए गए थे। आज के अध्याय में हम उन्हीं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं या उनके बारे में समझेंगे। साझेदारी की जो स्थापना है वो साझेदारों के बीच अनुबंध से होती है, न कि उनकी स्थिति के कारण। और साझेदारों के वैध अनुबंध में निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है, जैसे कि वैध ठहराव का होना। साझेदारी की स्थापना करने वाले व्यक्तियों के बीच वैध ठहराव होना आवश्यक है। ठहराव स्पष्ट या गर्भित किसी भी प्रकार का हो सकता है। वर्तमान नियमों के अनुसार लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय संचालित करने वाली फर्म में अधिकतम 50 साझेदारों के बीच ठहराव हो सकता है। दूसरा होता है व्यक्तियों में अनुबंध करने की क्षमता। अब अनुबंध करने की क्षमता से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति अपना अच्छा बुरा जानता हो और वो अनुबंध कर सकता हो। अतः अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले नहीं रखते जो व्यक्ति, उनको वो फर्म की स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि फर्म की स्थापना अनुबंध के द्वारा होती है। इसलिए अवयस्क व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता, बल्कि उसे सभी साझेदारों द्वारा फर्म में लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है, परंतु वो साझेदार नहीं बन सकता। मतलब कि अनुबंध करने की क्षमता होना एक अनिवार्य शर्त है, जबकि अवयस्क को अनुबंध करने के योग्य नहीं माना जाता। इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि अवयस्क व्यक्ति फर्म का साझेदार है। हम केवल उसे फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए सम्मिलित कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्वतंत्र सहमति। साझेदारी की स्थापना पक्षकार अपनी स्वतंत्र सहमति से ही कर सकते हैं। प्रतिफल। साझेदारी अनुबंध में किसी प्रतिफल को आवश्यकता नहीं होती। इसका कारण यह है कि साझेदारों में पारस्परिक एजेंसी होती है और एजेंसी में प्रतिफल का होना अनिवार्य नहीं होता। फिर नेक्स्ट है कि साझेदारी वैध उद्देश्य के लिए। अगर कोई साझेदारी अवैध कार्यों के लिए की जा रही है तो ये माना जाएगा वो साझेदारी नहीं है, बल्कि अवैध कार्य है और उनको साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन नहीं कराया जा सकता या उस पर साझेदारी के रूल किसी प्रकार से लागू नहीं होंगे। हम साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत साझेदारी तभी मानेंगे जब वो वैध कार्य के लिए हो। नेक्स्ट है वैधानिक औपचारिकताएं। साझेदारी की स्थापना के लिए सामान्यतः किसी भी औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि साझेदार चाहें तो साझेदारी अनुबंध को लिखित में कर सकते हैं अथवा साझेदारी संलेख बना सकते हैं। साझेदार चाहें तो फर्म का पंजीयन भी करवा सकते हैं। अब हमने देखा साझेदारी संलेख। ये साझेदारी संलेख क्या होता है? वैसे तो साझेदारी की स्थापना के लिए अनुबंध लिखित, मौखिक, स्पष्ट या गर्भित किसी भी प्रकार का हो सकता है, किंतु साझेदार साझेदारी की दीर्घकालीन सफलता के लिए साझेदारी संलेख का निर्माण कर लेते हैं। साझेदारी संलेख वह लिखित मुद्रांक युक्त अनुबंध पत्र है जिसमें वर्णित शर्तों व्यवस्थाओं के अनुसार साझेदारी संबंधों एवं व्यवसाय का नियमन होता है। सामान्यतः इस प्रलेख को फर्म की स्थापना के समय ही बनाया जाता है, किंतु यह फर्म के जीवन काल में कभी भी बनाया जा सकता है। नया साझेदार प्रवेश करते समय इस संलेख को स्वीकार करने या साझेदारों के साथ अनुबंध कर लेते हैं तो वह भी इसके लिए बाध्य होते हैं। मतलब साझेदारी संलेख अगर है तो साझेदारी संलेख से बहुत सारी भविष्य में जो आने वाली विपत्तियां हैं उनके लिए पूर्व में कुछ नियम निर्धारित कर लेते हैं, उसको हम साझेदारी संलेख बोलते हैं। साझेदारी संलेख में क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहला है फर्म का नाम। जो फर्म साझेदारों द्वारा चलाई जा रही है इस साझेदारी में उसका उल्लेख किया जाता है। फिर है साझेदारों के नाम। फर्म में कितने साझेदार हैं और उनके नाम पते क्या क्या हैं ये इसमें लिखा हुआ होता है। व्यवसाय की प्रकृति एवं स्थान, कि हम किस प्रकार का व्यवसाय करेंगे या फर्म किस प्रकार का व्यवसाय करेगी और किस स्थान पर करेगी। साझेदारी के शुभ आरंभ की तिथि, कि साझेदारी के रूप में जो फर्म है वो किस तिथि से कार्य करेगी। साझेदारी फर्म की अवधि,
कि जो साझेदारी की जा रही है ये किस अवधि के लिए की जा रही है और किस प्रकार की साझेदारी है। प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई या लगाई जाने वाली पूंजी, कि जितने साझेदार हैं उन्होंने कितनी पूंजी, किस अनुपात में पूंजी लगाई है। हानि वितरण अनुपात, या हम देख रहे हैं लाभ हानि वितरण अनुपात, मतलब साझेदारों के मध्य लाभ या हानि का किस प्रकार से वितरण किया जाएगा। फिर है पूंजी पर ब्याज, यदि साझेदारों द्वारा जो पूंजी लगाई गई है उस पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो कितना ब्याज दिया जाएगा, इसका उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाता है। आहरण की सीमा तथा उस पर देय ब्याज, आहरण से तात्पर्य कि साझेदार द्वारा जो पूंजी या कोई वस्तु व्यापार से निकाली जाती है फर्म से, वो किस सीमा तक हो सकती है और उस पर कितना ब्याज दिया जाएगा या लिया जाए, फर्म के द्वारा कितना ब्याज साझेदारों से लिया जाएगा। साझेदारों को साझेदारी द्वारा ऋण पर ब्याज, मतलब पूंजी के अलावा भी कई बार क्या होता है कि कुछ साझेदार फर्म को ऋण देते हैं, उस पर कितना ब्याज दिया जाएगा। साझेदारों को देय पारिश्रमिक, अगर साझेदार सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं तो उनका कितना पारिश्रमिक देय होगा या नहीं होगा, इसका उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाता है। व्यवसाय का प्रबंध एवं संचालन किस प्रकार किया जाएगा, कौन प्रबंध संचालन करेगा, क्या सभी साझेदार उसका संचालन करेंगे या सभी की ओर से कोई एक साझेदार करेगा। लेखांकन विधि, साझेदारी फर्म के लेखों की विधि की किस प्रकार से लेखे रखे जाएंगे, किस पद्धति के आधार पर लेखे रखे जाएंगे। फिर है साझेदारों के प्रवेश, निवृत्त, मृत्यु, निष्कासन की दशा में लेखों का निपटारा, यदि नया साझेदार आता है तो लेखों को किस प्रकार से बंद किया जाएगा, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसका किस प्रकार से निष्पादन किया जाएगा, इसका उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाता है। साझेदारों के प्रवेश, निष्कासन, निवृत्ति आदि के नियम, कि कोई साझेदार फर्म में से कब अलग हो सकता है या कब नया साझेदार कोई आएगा तो उसको किन नियमों को मानना पड़ेगा, या वो किस प्रकार से अपनी पूंजी और ख्याति लाएगा, इसका उल्लेख भी साझेदारी संलेख में किया जाता है। फर्म के समापन की दशा में खातों का निपटारा, यदि फर्म का समापन होता है किसी अवधि पे या निश्चित अवधि के बाद जब होगा तो खातों का किस प्रकार से निपटारा किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है साझेदारी जो संलेख में परिवर्तन, साझेदारी फर्म की आवश्यकता के अनुसार संलेख में सभी साझेदारों की सहमति से परिवर्तन किया जा सकता है। धारा 11 या 11(1) में किंतु प्रत्येक परिवर्तन साझेदारी अधिनियम की सीमाओं के अंतर्गत ही होना चाहिए। साझेदारी संलेख सभी पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। इस पर नियमानुसार स्टाम्प भी लगाया जाना चाहिए। यदि फर्म रजिस्टर्ड है तो प्रत्येक संलेख में परिवर्तित या संशोधित संलेख का भी कार्यालय के रजिस्टर के पास पंजीयन करवाना पड़ता है। मतलब किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन करवाया जा रहा है उसका रजिस्ट्रार के पास परिवर्तन कराया जाना अनिवार्य है। अब है साझेदार कौन बन सकता है, हु कैन बिकम ए पार्टनर्स। साझेदारी का जन्म होता है वैध ठहराव से, जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के करते हैं, तथा वैध अनुबंध केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जिनमें अनुबंध करने की क्षमता होती है। जैसा हमने अभी पीछे देखा कि अनुबंध करने की जिनमें क्षमता है वही अनुबंध कर सकते हैं और बिना अनुबंध के साझेदारी का जन्म नहीं होता। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अनुसार निम्न व्यक्तियों को छोड़कर सभी व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। अब निम्न व्यक्ति कौन से हैं? पहला है अवयस्क व्यक्ति, दूसरा है अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति, तीसरा है राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति जैसे विदेशी शत्रु, राष्ट्रीय अध्यक्ष कंपनियां, दिवालिया, अपराधी आदि। कुछ स्थितियों में राजनियम अनुबंध करने के अयोग्य व्यक्तियों को मानता है। इसके अलावा एक महिला भी साझेदार बन सकती है। इसके अलावा फिर यह है कि साझेदारी फर्म, साझेदार क्या होते हैं, फर्म क्या होती है, फर्म का नाम क्या होता है। तो हम यहाँ कुछ इन शब्दों को जान लें ताकि हमें आगे भी साझेदारी फर्म के बारे में या साझेदारी अधिनियम को समझने में आसानी होगी। पहला है साझेदार, पार्टनर्स। जो व्यक्ति एक दूसरे के साथ साझेदारी कर लेते हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहते हैं। दूसरा होता है फर्म। जो व्यक्ति एक दूसरे के साथ साझेदारी कर लेते हैं उन्हें सामूहिक रूप से फर्म कहकर पुकारा जाता है। साझेदारी फर्म के अस्तित्व का ज्ञान साझेदारी अनुबंध से ही हो सकता है।
नेक्स्ट होता है फर्म का नाम। यह नाम जिसके अधीन फर्म का कारोबार संचालित किया जाना है, फर्म का नाम कहलाता है। फर्म कोई वैधानिक व्यक्ति नहीं होती। फर्म का नाम तो सभी साझेदारों का सामूहिक नाम है जिसके अधीन फर्म अपने कारोबार का संचालन करती है। फर्म का अपने साझेदारों से पृथक अस्तित्व नहीं होता। केवल कराधान टैक्स से संबंधित मामलों में ही फर्म का अपने साझेदारों से पृथक अस्तित्व माना जाता है। फर्म को एक पृथक इकाई मानकर उसका निर्धारण किया जाता है। तो ये थे साझेदारी फर्म की स्थापना में किस प्रकार से करनी है और कौन साझेदार बन सकता है। साझेदारी फर्म में बनाते समय साझेदारी संलेख क्या होते हैं, उसकी विषय वस्तु क्या होती है, इनके बारे में हमने आज